बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। 24 घंटों के अंदर अंदर 3 सूबों में 8 धमाके। एमक्यूएम का 100, कराची बंद, कारोबार जिंदगी मुअत्तल, इंतखाबी अमल बुरी तरह मुतासिर हो सकता है। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस में भी जमानत मंसूख। परवेज मुशर्रफ साहब के गिर्द खतरात बढ़ रहे हैं। इंतखाबात का जमाना है, जल्द से जुलूसों में सदर मुमलकत पर तनकीद जारी है। ऐवान सदर ने मुखालफिन की जुबानबंदी के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। तहरीक इंसाफ की सुनामी ने अंगड़ाइयां लेना शुरू कर दी। इंतखाबी मुहिम जोबन पर। लाहौर से 67 साबिक नाज़मीन तहरीक इंसाफ की कश्ती पर सवार हो गए। 11 मई को होने वाले इंतखाबात में सिर्फ 16 दिन रह गए हैं, लेकिन पंजाब के सिवा कहीं और सियासी माहौल बन ही नहीं पाया। इंतखाबी नारों की जगह बम धमाकों की गूंज है, एक खौफ है, बेयकीनी है। हालात कितने संगीन हैं अंदाजा कीजिए। 2 दिन में अब तक कराची, पेशावर और कोयटा में 9 बम धमाके हो चुके। इन धमाकों में सियासी कारकुनों समेत 11 से ज्यादा अफराद हलाक और 80 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। 3 सूबों के दारुल हुकूमतों में होने वाले इन धमाकों का निशाना सियासी रहनुमा है और मकसद है इलेक्शन के अमल को सबोटाज करना। मंगल के रोज कराची में पीपल्स चौरंगी के करीब एमक्यूएम के इंतखाबी दफ्तर को निशाना बनाया गया। दफ्तर के करीब होने वाले बम धमाके से 5 अफराद की जान चली गई। इस हमले के खिलाफ आज एमक्यूएम ने यौम सोग मनाया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी जिंदगी बंद रहा। एमक्यूएम ने अपने इंतखाबी दफातर भी बंद कर दिए हैं। उधर मंगल के दिन कोयटा में भी 4 धमाके हुए। जिना टाउन, ग्वालमंडी चौक, गोरदत सिंह और गलजई रोड पर होने वाले धमाकों में एक एफसी एहलकार समेत 5 अफराद जहां बख्त और 48 जख्मी हुए। आज भी कोयटा में 2 धमाके हुए। मंगल के रोज पेशावर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा के घर के बाहर होने वाले धमाके में खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। तालिबान की धमकी के बाद इलेक्शन खूनी होने के खदशात तो बहुत पहले से जाहिर किए जा रहे थे, लेकिन अब यूं लग रहा है कि जैसे तालिबान इलेक्शन को यकतरफा बनाने के लिए सरगर्म है। कुछ पार्टियां तो आजादाना इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए हैं। एक दिन में 2-2 जगह जलसे कर रही हैं, जबकि कुछ जमातें दहशतगर्दी की वजह से अब भी अपनी इंतखाबी मुहिम ही शुरू नहीं कर पाई। आज इन्हीं खदशात का इजहार एमक्यूएम की तरफ से भी सामने आया है, जिसने दहशतगर्दों के हमलों को इलेक्शन से पहले धांधली करार दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी। हैदर अब्बास रिजवी साहब, अफसोस से कहना पड़ता है कि धमाके पहले भी होते रहे, अब इनमें तेजी आ गई है। आपको क्यों लग रहा है कि इलेक्शन से पहले यह धांधली है? देखिए उसामा, जो सूरत हाल है, जैसे आपने खुद फरमाया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में 3 सूबों के अंदर 9 बम धमाके हो चुके हैं, जिसमें 11 से ज़्यादा शहादतें हैं और 70 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। और दहशतगर्द बार बार 3 पॉलिटिकल पार्टीज़, जिसमें एमक्यूएम भी शामिल है, उसको बार बार धमकियाँ दे रहे हैं। और कल पीपल्स चौरंगी पर एमक्यूएम के दफ्तर के नज़दीक जो बम धमाका हुआ, उसमें 5 हमारे कारकुनान और हमदर्द शहीद हुए। एक ऐसी सूरत हाल में जब आप इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्शन से 2 और लफ्ज हैं जो इलेक्शन के साथ जुड़ते हैं तो इलेक्शन बनता है। सही। और वो लफ्ज है फ्री और फेयर इलेक्शंस जी। और जहां तक इलेक्शंस के फ्री होने की बात है, पाकिस्तान के 3 सूबों में फ्री होना तो दूर की बात, अभी तक इलेक्शनरिंग या कैंपेन वो शुरू ही नहीं हो पाई है। और उसकी बुनियादी वजह दहशतगर्दों का 3 पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल एमक्यूएम को टारगेट करना है। और एक ऐसी सूरत हाल में कि जब इंतखाबात फ्री ना हो तो फिर आप उनको फेयर भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, और जब इंतखाबात फ्री और फेयर ना हो तो फिर इलेक्शन का होना ना होना तकरीबन बराबर हो जाता है। एक ऐसी सूरत हाल में जबकि बाज दानिश्वर ये बात कह रहे हैं और बड़ा खुलेआम कह रहे हैं कि एक नेफेरियस डिजाइन के जरिए पाकिस्तान को राइट एक्सट्रीम या राइट पॉलिटिकल पार्टीज की झोली में ले जाकर डाला जा रहा है, और जितनी मॉडरेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं और प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। आप कह रहे हैं ये साजिश है, अगर ये का फ्री और फेयर होना नामुमकिन है। जी, ये बताएं, अगर ये साजिश है, केपीके में हम देख रहे हैं वहां भी निशाना है, आप भी कह रहे हैं एएनपी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, वहां तो फ्रंट लाइन हमें नजर आती है तालिबान के खिलाफ, लेकिन कराची को क्यों निशाना बना रहे हैं? क्या यहां इजी टारगेट्स हैं?
जो सूरत हाल कराची में है, MQM और MQM के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन पिछले 5 सालों से दीवाना वार ये बात कर रहे थे कि कराची में दहशतगर्द एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और कराची में दहशतगर्दी होगी, मगर उसको बाकायदा मजाक उड़ाने की हद तक उसको मजे का खेज लिया गया। और आज सूरत हाल आपके सामने है। कराची पाकिस्तान का जो है इक्तिसादी दारुल खिलाफा है, और अगर कराची में यह सूरत हाल होती है जो 70% रेवेन्यू और कराची की पाकिस्तान की आबादी का 15% है, अगर यहां पर इंतखाबात आजादाना और मुनसिफाना यकीनी नहीं बनाए जा सकते तो फिर सारी दुनिया हमारे इलेक्शंस को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है और फिर हमारे इंतखाबात के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी बनता दिखाई दे रहा है। ये बताइए हैदराबाद से रिजवी साहब के आज का मामला नहीं है, निगरान हुकूमत को आए चंद हफ्ते हुए, इससे पहले अगर इतने अरसे से खदशात थे तो पहले कुछ किया क्यों नहीं गया? देखिए, इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज को खास तौर पर इंतखाबात में टारगेट करना ये एक नया फिनोमेना है और जाहिर है एक ऐसी सूरत हाल में जो मौजूदा जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत हैं उनको इस बात का नोटिस लेते हुए अब तक तो उसको अमली जामा पहना देना चाहिए था। क्या करना चाहिए? मगर हमें ऐसा लगता है क्या उम्मीद रखते हैं जो खामोशी है वो भी बामानी है। आप क्या समझते हैं इलेक्शन कमीशन को, निगरान हुकूमत को क्या करना चाहिए? ये जो 3 पार्टीज हैं जो टारगेट हैं इस वक्त तालिबान का, उनको महफूज बनाने के लिए, उनके रहनुमा को महफूज बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं उनको भरपूर सिक्योरिटी मुहैया होनी चाहिए, बजाय इसके उनसे सिक्योरिटी वापस ली गई है। और दूसरी तरफ इन दहशतगर्दों से नबर आजमा होने के लिए और इलेक्शन को पुरअमन मुनक्किद करने के लिए आज से लेकर पोलिंग डे तक इस बात को यकीनी बनाना कि दहशतगर्दी के वाकयात ना हो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और हसास इदारों की भरपूर मदद ली जाए। जी, लेकिन रहनुमा जो है उनको अगर सिक्योरिटी मिल भी गई तो जब जलसा होगा वहां तो अवाम बहुत होंगे, तो क्या वो सॉफ्ट टारगेट नहीं फिर बन जाएगा? हमने देखा अवामी नेशनल पार्टी के इस तरह जलसों को निशाना बनाया जाता है। जिस तरीके से MQM के दफ्तर को और अवामी नेशनल पार्टी को टारगेट बनाया गया है, यकीनन अवाम और MQM के कारकुनान और MQM के कैंडिडेट जिनको फखरुल इस्लाम, जिनको हैदराबाद में टारगेट करके शहीद किया गया, एक ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन की यह जिम्मेदारी है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि वो अमन और अमान की सूरत हाल और खासतौर पर इलेक्शनरिंग की सूरत हाल को पुरअमन यकीनी तौर पर बनाए। बहुत अहम सवाल है, वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है। दफ्तर आपने बंद कर दिए थे इस दहशतगर्दी के बाद, लेकिन इलेक्शंस तो आप लड़ेंगे। फारूक सत्तार साहब यकीन दहानी करवा चुके हैं, कुछ हो जाए इलेक्शन MQM लड़ेगी। देखिए, जो हमारे इंतखाबी दफ्तर बंद हुए हैं वो आर्जी तौर पर बंद हुए हैं और अभी तक MQM की राब्ता कमेटी का फैसला यही है कि हमें इंशाल्लाह जरूर बेजरूर इंतखाबात में जाना है। उम्मीद करते हैं कि हालात आने वाले दिनों में मजीद खराब नहीं होंगे, बेहतरी आएगी ताकि तमाम पार्टीज जो हैं वो इलेक्शंस में भरपूर तरीके से शिरकत कर सकें। हैदराबाद से रिजवी साहब सीनियर रहनुमा MQM के हमारे साथ थे। ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस में भी जमानत मंसूख, परवेज मुशर्रफ साहब के गिर्द खतरात बढ़ रहे हैं। IG इस्लामाबाद ने परवेज मुशर्रफ गिरफ्तारी केस में सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। IG इस्लामाबाद पुलिस बिनियामीन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया है कि परवेज मुशर्रफ जब 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो उनकी हिफाजत के लिए 200 रेंजर्स एहलकारों के अलावा पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी SSG के कमांडोज असलहे समेत मुकला के बेस में मौजूद थे। अगर पुलिस इस मौके पर साबिक सदर को गिरफ्तार करने की कोशिश करती तो पुलिस और रेंजर्स के दरमियान तसादुम हो जाता। अदालत के लिए IG इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से यह इंकशाफ हैरत अंगेज था। जस्टिस आरिफ हुसैन खिलजी ने IG इस्लामाबाद पुलिस के वकील अब्दुल अजीज से पूछा कि वो ये सब किस बुनियाद पर कह रहे हैं। वकील का जवाब था कि मीडिया क्लिप्स मंगवा कर देख लें, सब कुछ आया हो जाएगा। IG इस्लामाबाद का कहना था कि पुलिस तसव्वुर कर रही थी कि बतौर कानून नाफिज करने वाले इदारे के रेंजर्स खुद अदालत के हुक्म पर अमल करते हुए परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार करेगी, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। अदालत को बताया गया कि परवेज मुशर्रफ बुलेट प्रूफ गाड़ी में अदालत के दाखिली दरवाजे के सामने तक आए, जबकि मुतलका पुलिस थाने के SHO की गाड़ी को सदर दरवाजे के बाहर ही रोक लिया गया।
इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि परवेज मुशर्रफ को किस दर्जा प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। अदालत ने परवेज मुशर्रफ गद्दारी के मुकदमे की भी समाअत की। परवेज मुशर्रफ साहब के वकला की तरफ से अदालत को बताया गया कि परवेज मुशर्रफ साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान जातियात की हद तक झगड़ा था। जनाब जस्टिस जवाद एस ख्वाजा खूब अच्छी तरह समझ रहे थे कि मुकदमे को कौन सा रंग दिया जा रहा है। अदालत और परवेज मुशर्रफ के दरमियान कोई जाती प्रकाश या रंजिश है या फिर अदालत परवेज मुशर्रफ के बारे में मुतासिब है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत इस तरह के कायम किए जाने वाले तासुर को रद्द करना चाह रही थी। इसलिए जनाब जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने कहा कि अदालत के नजदीक इस मुकदमे की अहमियत 2.5 मरले जमीन के हक शुफा केस से ज्यादा नहीं है। परवेज मुशर्रफ के वकला के तल्ख दलाइल और अदालत के तहम्मुल बर्दाश्त के मुजाहरे कल भी होंगे, क्योंकि समाअत कल तक मुलतवी है। उधर लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने बेनजीर भुट्टो कत्ल केस में साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की जमानत भी मुस्तरद कर दी है। जमानत की मनसूखी की वजह परवेज मुशर्रफ की तरफ से मुकदमे की अदम पैरवी बनी और जो वकील साहिबा अदालत परवेज मुशर्रफ साहब की वकालत के लिए पेश हुई उनके पास वकालतनामा नहीं था। अदालत ने उन्हें परवेज मुशर्रफ साहब से वकालतनामे पर दस्तखत करवाने के लिए मोहलत दी, मगर वो पलट कर रहा है, लिहाजा जमानत मनसूख ठहरी। अब विफाकी तहकीकाती इदारे ने इस मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी का फैसला करना है। ये दोनों मुकदमात बता रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ वक्त के तूफानों में उठने वाले भगोलों में फंस चुके हैं। क्या उनको इनकी जमात को वक्त की संगीनियों का एहसास है? क्या इंतहाई अंजाम से बचने की कोई तदबीर निकाली जाएगी या हर तूफान का आखिरी घड़ी तक मुकाबला किया जाएगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड राशिद कुरैशी, रहनुमा हैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। राशिद कुरैशी साहब, मुश्किलात बढ़ रही हैं परवेज मुशर्रफ साहब के लिए। अब तो ये भी खबरें हैं कि FIA ने उनको तहवील में लेने का फैसला भी कर लिया है। 3 नवंबर की उनकी तकरीर का मतन मंगवा लिया गया है, वुज़रा की फहरिस्त मंगवा ली गई है। ये बताइए, बचने का रास्ता अब क्या सोचा जा रहा है? देखिए जी, बचने का रास्ता आप तो इस तरह बात कर रहे हैं कि पता नहीं क्या चीज उनके खिलाफ प्रूव हो चुकी है। कोई एविडेंस अभी तक पेश नहीं की गई जिसमें उनको इन्वॉल्व किया, या एक्यूजेशन जरूर है एक के बाद दूसरी। और आज की बात नहीं है, वो इसीलिए पाकिस्तान वापस आए कि उनके पिछले 4 सालों में जितना झूठ उनके बारे में बोला गया है और ड्रामाई अंदाज से केस पे केस बनाए गए हैं, उनका वो सामने पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की अदलिया के सामने आके वो उनको जवाब दें। अब मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूं जी। हर जगह कहा जा रहा था, पिछले 4 सालों में मैं सुन रहा था कि जी लाल मस्जिद केस में हजारों लाशें, हजारों औरतें और बच्चे मारे गए। यहां तक कि चौधरी शुजात और इजाजुल हक कहते थे कि उन बच्चों और उस औरतों की हमारे कानों में आवाज जब आती है तो हम सो नहीं सकते जी। और पहले दिन से मैं भी और परवेज मुशर्रफ साहब कह रहे थे कि हालांकि एक कैजुअल्टी भी, एक भी लाश नहीं उठनी चाहिए थी, लेकिन उनकी एफर्ट, 8 महीने के एफर्ट के बावजूद ये दहशतगर्द जो थे, जो 4000 पहले लड़कियां में औरतें भी थीं और लोग भी थे, वो निकाल दिए गए और 102 टोटल कैजुअल्टीज हुई फाइनली जब एक्शन हुआ, जिनमें से 11 पाकिस्तान अफवाज के पर्सनल थे। ये आपका मौका। और 17 ऐसे लोग, 17 ऐसे लोग भी थे जो उनकी पहचान ही ना हो सकी। ये तो अदालती कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया उसने कहा है। सो झूठ सामने आ गया, साफ पता लग गया कि जो उम्मे हिसाम कहती थी कि मैंने 80 लड़कियों की लाश उठाई, वो झूठ बोल रही थी। देखिए ये मामला अदालत में जी, अदालत में जो चल रहे हैं मामला उन पर आते हैं, जाहिर है ये आपके आर्गुमेंट्स हैं, ये भी वहां पर पेश हो रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जो साबिक फौजी अफसरान है वो यहां तक कह रहे थे कल हमारे प्रोग्राम में भी कि उनको फंसाया गया है, मुशर्रफ साहब को जानबूझकर वापस बुलाया गया है उन्हें फंसाने के लिए यहां पर। आप क्या समझते हैं, ऐसा दुरुस्त है? उन्हें गलत मशवरा दिया गया पाकिस्तान आने का? ये किसने फंसाया? उन्होंने अदलिया की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि किसकी बात कर रहे थे? लोगों को ये इंप्रेशन दिया गया परवेज मुशर्रफ साहब को कि यहां पर बहुत ज्यादा उनका लोग इंतजार कर रहे हैं और वो आए, जानबूझकर लोग चाहते थे कि वो आए ताकि उनके ऊपर मुकदमे चलाए जा सके। देखें जी, वो मुकदमे तो अभी शुरू जिस तरीके से हुए हैं उस पर अफसोस इंसान को जरूर होता है कि पहले वो इलेक्शंस में हिस्सा उनको नहीं लेने दिया गया। 4 जगह से उनकी जो दरखास्त थी वो रिजेक्ट की गई।
ट्राइब्यूनल ने भी रिजेक्ट कर दी। हर डाकू, लुटेरे, चोर, उचक्के की एक्सेप्ट की गई और परवेज मुशर्रफ को रिजेक्ट किया गया। ये फरमाइए कि आज आईजी इस्लामाबाद जो बयान दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो कह रहे थे कि एसडीसी कमांडोज वहां पर मौजूद थे, रेंजर्स एहलकार थे, पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार नहीं किया कि इदारों में तसादुम हो सकता था। हो सकता है आईजी साहब को मुझसे ज्यादा पता हो, क्योंकि मुझे तो वहां एसएसजी के कमांडोज नहीं नजर आए। अगर सिविल कपड़ों में अफवाज पाकिस्तान के कोई एलिमेंट्स वहां थे, मुझे उसका इल्म नहीं है। रेंजर्स के बारे में बात करते हैं तो सिक्योरिटी के लिए जो उनको लोग दिए गए थे, जिसमें पुलिस वाले भी थे, और बाय द वे जो इनको प्रोटेक्शन के लिए पुलिस का वो था, एसपी थे या डीएसपी जो भी साहब थे, वो उनके साथ गए। और जो हाई कोर्ट का दरवाजा है जिसमें पुलिस का मुदाखलत नहीं होती, हाई कोर्ट के लोग उन्होंने दरवाजा खोला कि अब गाड़ी बाहर निकल जाए। सो ये अब चालाकी से या ये कहना कि ओहो जी वो फरार हो गए, ये तो बिल्कुल गलत बयानी है। जनरल साहब ये बताइए, तमाम मुकदमात का इसी तरह से सामना किया जाएगा, मुसलसल अदालतों के चक्कर लगाए जाएंगे, या फिर वो दरखास्त जिसकी बात की गई थी कि परवेज मुशर्रफ साहब की वालदा अलीन है, उनसे मिलने के लिए जाने के लिए कोई दरखास्त भी दी जाएगी? कोई ऐसी दरखास्त नहीं दी गई है और मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी दरखास्त दी जाएगी। परवेज मुशर्रफ साहब कोई बच्चे नहीं है कि उनको नहीं पता था यहां क्या हालत है, और उनको यह भी पता था अदलिया क्या कर सकती है। और वो हम देख रहे हैं अफसोस से कि गलत सही जो भी हो रहा है वो सबको, आवाम को नजर आ रहा है। आप हाई कोर्ट में जाते हो और आपके खिलाफ एक बेलेबल ऑफेंस में आपकी बेल कैंसिल कर दी जाती है जी, और फिर कहते हैं कि दहशतगर्दी का भी एक इस बीच में लगाएं। जो जी जस्टिस तारिक मेरे साथ बैठे हुए थे परसों, उनसे मैंने पूछा, तारिक महमूद, वो कोई परवेज मुशर्रफ के सपोर्टर नहीं है। उन्होंने कहा ये जज ने गलत किया है। अच्छा मुझे बताएं, परवेज मुशर्रफ साहब ने कुछ नहीं किया, सामने आ रहा है जी। आप अवाम की बात कर रहे हैं, सेनेट में तमाम सियासी जमातों के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, मुतफिका करारदाद उन्होंने पास किया गद्दारी का मुकदमा चलाने के लिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में भी ओपिनियन मेरा ये है कि जो सियासी जमातें हैं जिनको पता है कि इसने 6-8 साल जो पाकिस्तान को चलाया, कभी पाकिस्तान में इतनी तरक्की नहीं हुई अवाम की और मुल्क की जितना परवेज मुशर्रफ के जमाने में हुई, और एक पैसे का उसकी बददियानती या फ्रॉड उस पे नहीं है, कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, और ये किसी और लीडर के बारे में नहीं कहा जा सकता। ठीक है, यानी आपका ख्याल है जितने इल्जामात हैं वो गलत हैं, बेबुनियाद हैं, और अदालत में इनको डिफेंड किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड राशिद कुरैशी साहब हमारे साथ थे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे स्टोरी के साथ। इंतखाबात का जमाना है, जल्द से जुलूसों में सदर मुमलकत पर तनकीद जारी है। ऐवान सदर ने मुखालफिन की जुबाबंदी के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खबर है कि ऐवान सदर के तर्जुमान जनाब फरतुल्लाह बाबर ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है, जिसमें मुतालबा किया गया कि सदर मुमलकत जनाब आसिफ अली जरदारी की जारी किरदार कुशी मुहिम बंद करवाई जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम लिखे गए मुरासले में कहा गया है कि सदर मुमलकत को सियासी महादराई में मुलव्वस किया जा रहा है। सदाती तर्जुमान का कहना है कि कुछ सियासी जमातें सदर मुमलकत को बिला जवाज तनकीद का निशाना बना रही हैं। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून पेश है। मुरासले में मजीद कहा गया है कि सदर मुमलकत किसी भी सियासी तकरीब या इजलास में शिरकत नहीं कर रहे। उनके इस इकदाम की अदालत भी तारीफ कर चुकी है। सदर मुमलकत रियासत का सरबराह होता है, उसकी किरदार कुशी की मुहिम को इलेक्शन कमीशन रोके। आपको याद होगा सदर मुमलकत जनाब आसिफ अली जरदारी 2007 से पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन भी थे और सदर मुंतखब होने के बाद भी वो इस ओहदे पर फाइज रहे। इब्तिदा में वो ऐवान सदर ही में अपनी जमात के इजलास बुलाते और ऐवान सदर से ही उन्होंने मुतअद्दिद बार अपने कारकुनों से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। उनके इस इक़दाम को न सिर्फ दीगर सियासी जमातों ने तनकीद का निशाना बनाया बल्कि यह मामला अदालत तक भी गया। सदर मुमलकत के सियासी ओहदे के नाक़दीन का मौक़िफ़ रहा कि सदर मुमलकत किसी एक जमात का नहीं होता, वो मुल्क का सदर होता है और इसका झुकाव
दबाव किसी सियासी जमात की तरफ नहीं होना चाहिए। लेकिन जनाब आसिफ अली जरदारी और इनके रुफका मुसलसल इस तनकीद को खातिर में ना लाते रहे, बल्कि उल्टा सियासी बयानबाजियां जारी रही। उनके कारकुन एक जरदारी सब पर भारी के नारे लगाते रहे। वो बतौर सदर मुमलिकत कई बार ऐलान करते रहे कि पंजाब का अगला वज़ीर आला भी जियाला होगा। ताहम कानून पसंद गैर जानिबदार हल्कों का दबाव और अदालती कार्रवाई की संजीदगी के बाद एक दिन अचानक बताया गया कि अब सदर मुमलिकत के पास कोई सियासी ओहदा नहीं रहा। बहुत दिनों से जनाब सदर मुमलिकत ना तो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मिलते नजर आए और ना ही किसी सियासी सरगर्मी में दिखाई दिए। ताहम ये वक्त इंतखाबी मुहिम का है। उनके हरीफ इसके बावजूद कि वो अब सियासी सरगर्मियों से किनारा कश हैं, उन पर तनकीद के तीर बरसा रहे हैं। ऐसा क्यों है, ये पूछेंगे मुस्लिम लीग के तर्जुमान, जिनसे बराह रास्त ऐवान सदर ने सदर मुमलिकत की किरदार कुशी का इल्जाम भी लगाया है। हमारे साथ हैं सेनेटर परवेज रशीद साहब, तर्जुमान है मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा। परवेज रशीद साहब, अब जबकि वो कोई सियासी मुहिम भी नहीं चला रहे सदर मुमलिकत, तो आप मुसलसल उन पर तनकीद क्यों कर रही हैं कि आपकी शिकायत करनी पड़ गई? देखिए, इंतखाबात जो हैं वो 5 साल का एहतसाब होते हैं। 11 मई को पाकिस्तानी कौम 5 साल का एहतसाब करती है तमाम सियासी जमातों का, और आसिफ जरदारी साहब की सियासी जमात का भी एहतसाब 11 मई को होना है। अब 11 मई के एहतसाब के लिए हर जमात ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश करना है। जी, आसिफ जरदारी साहब ये तो नहीं कह सकते कि इन 5 सालों में जो भी हुकूमत की कारकर्दगी रही उसकी ज़िम्मेदारी उन पर नहीं है, क्योंकि वो खुद वज़ीर आज़म की नामजदगी वो करते थे, वफाकी वज़रा की नामजदगी वो करते थे। हत्ता कि अगर किसी वफाकी वज़ीर को अदालत से सज़ा हो गई तो बहैसियत सदर के वो फ़ौरन उस सज़ा को माफ़ भी कर देते थे। उनके पास इख्तियार है, उनके पास इख्तियार है। जी हाँ, तो वो जब अपना आईनी इख्तियार अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल करते रहे, खुद निगरान वज़ीर आला जो हैं पंजाब के, उनके बारे में आज के अखबारात में खबर छपी हुई है कि उन्होंने कहा कि मैं सदर साहब के पास गया और पंजाब में बिजली की जो किल्लत है उसके लिए मैंने सदर साहब के घुटने और पाँव भी पकड़ लिए और उनसे दरख्वास्त की कि जनाब बिजली जो है वो आप मुहैया फरमाएं, और सदर साहब ने मुझसे कोई नहीं पढ़ा उससे। ये बताइए कि अब तो गैर जानिबदार हैं सदर साहब, अब जब से इंतखाबी मुहिम शुरू हो रही है। सदर साहब जो हैं उन्होंने अपने इंतखाबी उम्मीदवारों का चुनाव भी खुद किया, उनकी सदारत में इजलास होते रहे जिसमें वो अपने इंतखाबी उम्मीदवारों का चुनाव करते रहे। आज पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो हैं क्योंकि उनका टोटल कंट्रोल था हुकूमत के ऊपर। हलीफों के साथ बातचीत वो करते थे, हलीफों के साथ मुलाकातें वो करते थे। अब तो नहीं है, अब तो गैर जानिबदार हैं वो, तो आज़ाद इलेक्शन कमीशन है, अब तो आपको शिकायत नहीं, उनका तो कोई रोल नहीं है अब इलेक्शन में। ये फिर मुझे कहने पर मजबूर ना कीजिए कि अगर 900 बिल्ली चूहे खा ले, बिल्ली जो है वो 900 चूहे खा ले और उसके बाद वो हज करके आ जाए तो उससे आप सिर्फ पीपल्स पार्टी को आपसे शिकायत नहीं है। आज शीरी मज़ारी साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, उन्होंने भी कहा कि आपको कोई हक नहीं पहुंचता। आप कह रहे हैं कि ये दोनों जमातें जो हैं, या अगर आप मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं डाल रहे, किसी और जमात को डाल रहे हैं, PTI को डाल रहे हैं, तो उसका मतलब पीपल्स पार्टी को डाल रहे हैं, ये आपको कहने का हक नहीं। सेक्रेटरी इतलात जो हैं उन तक मेरी दरख्वास्त यह है कि वो अपने चेयरमैन इमरान खान साहब की तकारीर को भी ज़रा पढ़ लें। इमरान खान साहब की तकरीर, बाबर अवान साहब की तकरीर, रहमान मलक साहब की तकरीर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर और इमरान खान की तकारीर में तो हमें कभी कोई फ़र्क नज़र ही नहीं आया। और आज के दिन तक खुद इमरान खान साहब खड़े होकर कहते रहे कि हम और आसिफ जरदारी एक हैं, तो अगर यही बात हम कह दें तो फिर ये बात कैसे बुरी हो गई? ये बताइए कि आप इलेक्शन मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं, भरपूर जलसे हो रहे हैं, आपके तहरीक इंसाफ के हो रहे हैं, जमात इस्लामी के हो रहे हैं, फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब तक कोई जलसा नहीं कर पा रही। क्यों ऐसा है? उनको निशाना बनाया जा रहा है, आप लोग आराम से आज़ादी से जलसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, पंजाब में भत्ताखोरी नहीं थी, कराची में भत्ताखोरी थी, तो अब हम क्या कहेंगे कि चूंकि कराची में भत्ताखोरी हो रही है तो पंजाब में भी भत्ताखोरी करा दो। कराची में टारगेट किलिंग्स थी 5 साल में, पंजाब में टारगेट किलिंग्स नहीं थी, तो क्या आप हम कहेंगे चूंकि कराची में टारगेट किलिंग हो रही है तो पंजाब में भी टारगेट किलिंग करा लो? जनाब, MQM पिछले 16-17 साल से हुकूमत में है। उनके गवर्नर साहब जो आज भी सिंध के गवर्नर हैं, वो पाकिस्तान की तारीख के तवील तरीन अरसा तक गवर्नर के ओहदे पर फायज रहने वाले शख्स हैं। उन्हें चाहिए था कि वो अपने सूबे के हालात को ठीक करते, ऐसा पुरअमन माहौल वहाँ पे पैदा करते,
ताकि वहां पे जिन मसाइल को उन्हें शिकार होना जी। पड़ा वो ना होना पड़ता। बाकी पार्टीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जलसे की तो इजाजत होनी चाहिए। तालिबान कहते हैं ये तीनों पार्टीज हमारे निशाने पर हैं, बाकियों को छुट्टी है, क्यों? वो उन्हीं के खिलाफ क्यों है? जी, मेरा कहना यह है कि चूंकि ये तीनों जमातें हुकूमत में थी, ये तीनों जमातें वो हैं जो पाकिस्तान की पॉलिसीज बनाती थी। किसने कहा था इन तीनों जमातों को कि पार्लियामेंट ने जो करारदादें पास की हैं दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, उन पर अमल ना किया जाए? किसने कहा था इन तीनों जमातों को कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जिसमें ये तीनों जमातें शामिल थीं, उसकी जो करारदाद पास की गई और जो तजावीज़ मरतब की गई उन पर अमल ना किया जाए, पार्लिमानी कमेटी की तजावीज़ पर अमल ना किया गया? चूंकि इन जमातों ने अपना फ़र्ज पूरा नहीं किया, तो आज के हालात पाकिस्तान, और ये हालात पाकिस्तान को भुगतने पड़ रहे हैं, ये इन जमातों को नहीं भुगतने पड़ रहे। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के कुछ हिस्से दहशतगर्दी का शिकार हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उन पॉलिसियों का तसलसल है ये हुकूमत जो जनरल इसलिए इनको परवेज तनकीद का सामना है। आखिर में बता दें, अब भी सदर जरदारी पर तनकीद जारी रहेगी इलेक्शन कमीशन को खत जाने के बावजूद? सदर पाकिस्तान पर ना हमने तनकीद की है ना हम तनकीद करेंगे, लेकिन आसफ जरदारी साहब बहैसियत आसफ जरदारी के अपनी पार्टी की सरबराही करते रहे, उसकी हिकमत अमलियां तरतीब देते रहे, उनको तो अब बातें सुनना पड़े। मगर क्या कह रहे हैं कि सदर के मनसब पर वही फायज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर परवेज रशीद साहब, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ थे। वो कह रहे थे कि सदर आसिफ अली जरदारी हैं, सदर के ओहदे पर हम तनकीद नहीं कर रहे, आसिफ अली जरदारी साहब पर तनकीद जारी रहेगी। देखते हैं अब उस खत का जवाब क्या आता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। तहरीक इंसाफ की सुनामी ने अंगड़ाइयां लेना शुरू कर दी। इंतखाबी मुहिम जोबन पर, लाहौर से 67 साबिक नाज़मीन तहरीक इंसाफ की कश्ती पर सवार हो गए। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। इंतखाबी कारवां इमरान खान की क़यादत में मंजिलें तय कर रहा है। इमरान खान इंतखाबी मैदान सर करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। मसरूफियात दर मसरूफियात का सिलसिला चल रहा है। खान साहब का एक कदम शाकोट में है तो दूसरा शेखुपुरा और पत्तोकी में। धुआंधार तकरीरें, अवाम के बेकाबू जज्बात, इंतखाबी गहमा गहमी का सारा सामान पूरा है। इमरान खान पुरएतमाद हैं, पुरयकीन हैं, कहते हैं बारियां लेने वालों की पार्टनरशिप तोड़ने का वक्त आ गया है। इमरान खान जहां जहां जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ को मुनाजरे का चैलेंज भी दोहराते जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की भरपूर इंतखाबी मुहिम से लग यही रहा है कि पंजाब में बल्ले और शेर में टक्कर का मुकाबला होगा। आज लाहौर के तकरीबन 70 के करीब साबिक नाज़मीन की तहरीक इंसाफ में शमूलियत भी इस इम्कान को तक़वियत दे रही है। तारिक सना बाजवा की क़यादत में 70 साबिक नाज़मीन ने इमरान खान की मौजूदगी में तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। इंतखाबात से पहले लाहौर में यकीनन यह तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन इस खबर से मुस्लिम लीग नून को ज्यादा खुशी नहीं होगी। शहबाज शरीफ तो अब यह कहने लगे हैं कि तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून के खिलाफ पीपल्स पार्टी की बी टीम का रोल अदा कर रही है। शहबाज शरीफ के इस इल्जाम की शिकायत आज तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी इत्तलात शरी मजारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन से कर रही थी। इन इल्जामात से क्या पीटीआई कोई खतरा महसूस कर रही है जो इसे इलेक्शन कमीशन से शिकायत की जरूरत पड़ गई? बात करेंगे पीटीआई के रहनुमा फारूक अमजद मीर से, जो कि साबिक नायब जिला नाजिम लाहौर भी रहे हैं। फारूक अमजद मीर साहब, सबसे पहला आपसे सवाल यह है कि इतना आप क्यों समझते हैं कि 70 नाज़मीन साबिक नाज़मीन आ गए हैं, इससे आपकी पार्टी को क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से होगा? ये तो शायद वो लोग थे जो किसी और पार्टी में नहीं जा सके। देखें, एक तो इसकी टाइमिंग आप देखें, ये वो लोग हैं जो बगैर किसी लालच के, जो अवाम का मिजाज देख के, जो अपनी इंक्लिनेशन देख के तहरीक इंसाफ में आए हैं। इनकी टाइमिंग ये देखें कि कोई इनको टिकट नहीं दी जा सकती, इनका कोई मुतालबा नहीं है। इनको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है इनको ये नहीं लग रहा है, इनको ये भी लग रहा है क्योंकि इनकी नब्ज, इनका हाथ जो है अवाम की नब्ज पे है। ये यूनियन काउंसिल के इनमें से ज्यादातर नाज़मीन हैं जो एक मोहल्ले, एक जो है वो इलाके के लोगों को रोज मिलते होते हैं। पॉपुलैरिटी देख कर आए हैं या नजरिया देख? ना, दोनों चीजें। क्योंकि इस वक्त देखना आपने ये है कि जो तीन पार्टीज आपस में कह रही हैं कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, उनमें से किसके हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज है? क्या उनके हाथ में जो पहले ही इससे खिलवाड़ करते रहे हैं 5 साल, या उनके हाथ में जिन्होंने 5 बारियां ले ली और आज तक जो है वो कोई पाकिस्तान का मसला हल नहीं किया, सवाए इसके कि सड़कें बना दी हैं? वो कहते हैं जी हमने सड़क बना दी। भाई अवाम के लिए क्या हुआ? गरीब आदमी अपनी साइकिल लेके क्या आपकी मोटरवे पे चढ़ेगा? बात ये है वो तो फिर दानिश स्कूल भी हैं, छोड़ देंगे, वो सेहत के लिए काम किया। अगर आप उस पे कभी उनको बुलाएंगे सामने, अच्छा नहीं लगेगा कि मैं ये बात उनकी गैर मौजूदगी में करूं।
लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये लोग वो हैं जिन्होंने देख लिया है कि अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देख रही है, और इसके साथ इन्होंने ये भी देख लिया है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इमरान खान की क़यादत में इंशाल्लाह महफूज है। इस वजह से जो इन्होंने फैसला किया है तहरीक इंसाफ इनको वेलकम कहती है, और यकीनन हम ये समझते हैं कि इससे हमें तक़वियत मिल रही है। और इसके साथ मैं आपको एक और कह रहा हूँ कि वो पार्टी जिसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, अब तकब्बुर की ऐनक उतार दें, अब वो जमीन पे पांव टिकाए, हवा में उड़ना बंद करे, उनको पता चल जाएगा इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ जो है वो उनको शिकस्त देने के लिए मैदान। ये बताएं, मुनासिर का चैलेंज बार बार क्यों इमरान खान साहब दे रहे हैं? क्योंकि इमरान खान साहब तो अभी आए नहीं इक़्तिदार में। नवाज शरीफ साहब पर तो तनकीद की जा सकती है कि आपने ये काम गलत किया, ये काम गलत किया। इमरान खान साहब पर तो इस तरह की बात की नहीं जा सकती, तो मुनाजरा कैसे होगा? देखें, आप अमेरिकी इलेक्शन को देखते हैं, ओबामा सदर थे, दो लीडर्स आ जाते हैं ना, सुन लेना। ओबामा जो है वो 4 साल सदर थे, उनके पास वो बोझ था, बैगेज था 4 साल का। जो उनके मुकाबले में मिट रोमनी थे, उनका तो वो कोई इसमें मामला नहीं था, उनके पास तो कोई बैगेज नहीं था संभालने के लिए। इसके बावजूद वहां पे मुज़ाकरा मुनाजरा हुआ। सही, उनकी पार्टी का पार्टी जो है डेमोक्रेट रिपब्लिकन, वो तो काफी अरसे एक दूसरे के साथ रहते हैं। बात यह है कि हम भी 17 साल से इस मैदान में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगी हुई है, हमारे पे भी तनकीद हो सकती है कि आपने फलां काम क्यों किया। बात यह है कि ये कभी मुनाजरे में नहीं आएंगे, क्योंकि ये हमेशा जो है वो रेफरी को साथ मिला के मैच खेलना मियां नवाज शरीफ की आदत रही है, आवाम के सामने बैठ के। और एक और बात, मैं ये नहीं कहता कि हर इंटरव्यू, अक्सर इंटरव्यू के ये सवाल खुद पहले लिख के भेजते हैं एंकर को कि जनाब ये सवाल पूछा जाएगा। ये बताएं, उनके मुकाबले पे मियां नवाज शरीफ साहब के मुकाबले पे इमरान खान इलेक्शंस लड़ लेते हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है वो मैदान में नहीं आए उधर। वो हम तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये आपको लाहौर में भी पता चलेगा, इन दोनों भाइयों को भी पता चलेगा इंशाल्लाह। अब ये जो लोगों से पूछते फिर रहे हैं ना, तगड़ा किस्म का आपने नहीं उतारा लाहौर में मियां हमारे, तो इंशाल्लाह हमारे खंबे जीतेंगे। इसकी वजह क्या है? ये वो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनसे अवाम को कोई शिकायत नहीं है, जिनसे उम्मीदें ही उम्मीदें हैं। इनमें से किसी ने इनकी लूटमार नहीं की हुई जितने लाहौर में टिकट आपके सामने हैं। अच्छा, इस वजह से हम ये समझते हैं कि इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन का दौर है। इमरान खान साहब मुसलसल नूरा कुश्ती कहते रहे। आज जब मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा जा रहा है कि ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठे हैं, तकरीर एक ही शख्स लिखता है इन दोनों की, तो उसमें फिर इतना शिकायत क्यों? आशिरी मुजारी साहब कह रही थी इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। ये आपको पता है, ये शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा, ये जो बात आप कह रहे हैं ये शहबाज शरीफ साहब ने कही ना। जी। और वो जो जलसा था उसकी अगर तादाद आपने देखी हो, जिस जलसा आम से वो खिताब कर रहे थे जिसमें कम से कम 400 आदमी मौजूद थे, एक तो उनको गुस्सा था कि वो पटवारी की तरह जो जलसा भरा करते थे और वो प्राइमरी टीचर की तरह, और दूसरा आप ही के चैनल पे 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम लगा था जिसमें बताया गया कि शहबाज शरीफ जिनका नाम है ये नफ्सियाती मरीज हैं। इसलिए जो इनकी बात कही गई है, मैं ये चाहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपके टीवी ने कहा, यार मैंने नहीं कहा, आप इस पर बात करें ना। आपके टीवी के प्रोग्राम तलाश में ये कहा गया, साइकोलॉजिस्ट आके बैठे, उन्होंने बताया। ये जो शिकायत है कि क्यों इस तरह इस बात, अब जब आप नूरा कुश्ती कहेंगे दूसरे को भी आप हासिल है। देखें, सच और झूठ में फर्क होता है। ये इन्होंने कहा है, क्या कहा है शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज में दोहरा रहा हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट यही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की और इमरान खान की तकरीर एक ही शख्स लिखता है। ये एक फैक्ट उन्होंने जो साबित किया जा सकता है वो बयान किया। मैं इनको चैलेंज करता हूं, ये सवाए इसके कि वो गलत बयानी का से काम ले रहे हैं। अल्फाज में नहीं कहा कि तीर और बल्ला दफन कर देंगे 11 मई को। बोलना किसी सूरत में इंतखाबी नारा नहीं होता। इसका मतलब है उनके बाकी नारे भी इसी तरह के झूठ पे मबनी है कि वो नारे वो लगाते हैं। हम जब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की नूरा कुश्ती है, हम सबूत के साथ करेंगे। इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, खौफ का माहौल है, इलेक्शंस किस तरह होंगे, बाज पार्टीज को तो ऐसे लग रहा है कि इंतखाबी मुहिम से बाहर कर दिया गया। अवामी नेशनल पार्टी, MQM पीपल्स पार्टी जलसे नहीं कर पाती, आप लोग जलसे करें। देखिए, एक तो हमें उनसे हमदर्दी है और हमारी ख्वाहिश है कि वो भी उसी तरह जलसे कर सकें जैसे बाकी पार्टीज करती हैं। और मैं ये चाहूँगा कि अगर कोई मेरी बात सुन रहा है, जो लोग जिनसे वो डर रहे हैं, अगर उनमें कोई इंसानियत है तो उनको चाहिए कि इनको ना डराएं, पाकिस्तान की किस्मत का फैसला। लेकिन ये कहने के बाद ये तीनों पार्टीज वो हैं जो 5 साल हुकूमत में रही हैं, जिन्होंने इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं की, जिन्होंने जो है अमेरिकी जंग और ड्रोन हमलों के जरिए पाकिस्तान के अवाम में ये जो है वो अपने हुकूमत के खिलाफ नफरत। 11 मई को पता लग जाएगा। शरीफ बरादरान भी जलसे कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी जलसे कर रहे हैं। देखते हैं लोग किसको ज्यादा वोट देते हैं। बहुत शुक्रिया फारूक अहमद मीर साहब हमारे साथ थे, रहनुमा तहरीक इंसाफ। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।